गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में हम BS-OS 184 के यूनिट 7 को कवर करेंगे, जो है हमारा फाइनल फिल्म प्रोजेक्ट्स। ये इस पूरे बुक का लास्ट चैप्टर है, पर हमारे वीडियोस लास्ट नहीं है क्योंकि हम और भी वीडियोस कंटिन्यूसली अपलोड करते रहेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अभी तक के जो चैप्टर्स थे उसमें दोस्तों हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज होती है, कौन कौन से कैमरा मूवमेंट्स होते हैं और किस किस तरह के शूट्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्टेजेस ऑफ फिल्म मेकिंग में, और इसमें हम देखेंगे कि एक फिल्म को बनाने के लिए कौन कौन से स्टेजेस से हमें जो है गुजरना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोल ऑफ प्रोड्यूसर एंड स्टोरी आइडिया। तो एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कोई भी स्टोरी है, कोई भी वीडियो है, कोई भी डॉक्यूमेंट्री है, अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको एक छोटा सा आइडिया या फिर स्टोरी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो आइडिया आप लेंगे वो किसी बुक से हो सकता है, किसी सोशल लाइफ से हो सकता है, या फिर किसी सोसाइटी से हो सकता है, और उसके बेसिस पे आप जो है एक फिल्म तैयार करते हैं। तो इसमें प्रोड्यूसर का क्या रोल होता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों एक प्रोड्यूसर का काम होता है कोई भी एक स्टोरी को सेलेक्ट करना। ऐसा हो सकता है कि वो अपने से स्टोरी बनाए या फिर किसी एक राइटर की हेल्प ले। ठीक है। और एक स्टोरी को बनने में हेल्प मतलब फिल्म में ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प उसे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों। तो प्रोड्यूसर का काम सिर्फ इतना ही नहीं है, वो फंडिंग का काम करता है, क्रिएटिव टीम को अपॉइंट करता है, प्रोडक्शन प्रोसेस को देखता है, और जब तक पोस्ट प्रोडक्शन होके वो मार्केटिंग नहीं हो जाती है उसकी, जब तक वो फिल्म में थिएटर में नहीं पहुंच जाता है, तो तब तक का जो प्रोसेस है वो प्रोड्यूसर संभालता है दोस्तों। ठीक है। तो प्रोडक्शन की स्टार्ट कैसे होती है वो देखते हैं। स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन में चलते हैं। तो कोई भी एक फिल्म जो आप बना रहे हो उसका आइडिया हो सकता है कि आपने एक फिक्शन लिया है, यानी एक ऐसा घटना जो आपने खुद से बनाया हो, वो रियलिटी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपने किसी की बायोग्राफी ले लियो, जैसे नरेंद्र मोदी सर पे अगर आपने कोई वीडियो बना दिया, सचिन तेंदुलकर पे बना दिया, धोनी पे बना दिया। ऐसे काफ़ी सारी बायोग्राफीज़ हैं दोस्तों। ठीक है। तो उन पे आप जो है ले सकते हो, या फिर किसी एक हिस्टोरिकल पीरियड में जैसे जोधा अकबर टाइप की जो स्टोरीज़ हैं, है कि नहीं। इसके बारे में हम लेटर ऑन भी डिस्कस करेंगे। तो वो आपकी मर्जी की स्टोरी लाइन कैसा होगा। ठीक है। तो किसी भी स्टार्ट फिल्म को स्टार्ट करने से पहले उसमें आपको जो है राइटर की, स्क्रिप्ट की, बजट, डायरेक्टर और बहुत सारी चीज़ों को आपकी जो है ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है। और इसमें ऐसा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप कौन से लोकेशन पे शूट कर रहे हो, शूटिंग होगी कैसे, कौन कौन सी चीज़ें होंगी, आपको बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इनमें आ जाती हैं। उसके बाद चलते हैं हम प्रोडक्शन पीरियड में। प्रोडक्शन पीरियड को दोस्तों 3 हिस्सों में बांटा गया, एक प्रिपरेशन, एक एक्चुअल शूटिंग और एक पोस्ट प्रोडक्शन सिस्टम। हालांकि जो एक्चुअल शूटिंग होती है, जिस टाइम पे शूट हो रहा होता है, वो सबसे कम समय उसी में लगता है, और बाकी प्रिपरेशन और पोस्ट प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो एक यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर है, और या फिर लाइन प्रोड्यूसर भी आप बोल सकते हो। हालांकि इन दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस होता है। तो इनका काम अभी क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अपॉइंटिंग एंड फायरिंग पीपल, लोगों को अपॉइंट करना और उन्हें काम से निकालना, ये काम होता है प्रोडक्शन में, यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर का होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेगुलेशन एंड क्लियरेंस रिक्वायर्ड। जितने भी रेगुलेशंस होते हैं, क्लियरेंस होते हैं, ये सब देखने का काम इन्हीं का होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट अवेलेबिलिटी फॉर द क्रू, अभी जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स चाहिए वो अरेंज करने का काम भी इन्हीं का ही होता है। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, घर से शूटिंग एरिया तक लेके आना, ऑफिस तक लेके आना, ले जाना। तो ये जो ट्रैवल का, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी फैसिलिटी होता है वो भी यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर ही देखता है दोस्तों। डेली प्रोडक्शन कॉस्ट एनालिसिस, डेली की जो बेसिस पे शूटिंग हो रही है उसमें कितना क्या बजट है, कितना उन्हें ज़रूरत पड़ेगा, एक कॉस्ट की जो एनालिसिस होती है वो काम भी इन्हीं का ही होता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड प्रोसेस विद रिगार्ड टू द फिल्म मेकिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी प्रोसेस वगैरह हो रहे हैं उस फिल्म को बनाने के लिए, उन सब की फंक्शनिंग को भी ये देखते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक छोटा सा, कहीं भी जहाँ पे शूटिंग हो रही होती है या फिर कोई भी एक लोकेशन में ये लोग ऑफिस बनाते हैं, और ऑफिस में जो है छोटे मोटे जो भी कागज़ के जो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उन सब के जो काम होते हैं इधर ही जो है देखे जाते हैं। ठीक है। और
इसमें यूनिट प्रोडक्शन मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। और जो फाइनल बजट होता है वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ये भी जो है यूडीएम संभालते हैं, ठीक है। यूडीएम और यूपीएम में काफ़ी फ़र्क है दोस्तों, एक बार इस चीज़ को देख लेना। ओके, अभी डायरेक्टर का काम क्या है? डायरेक्टर का काम आ जाता है जैसे ही शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट एडी एक पर्सन होता है जिसका काम होता है लॉजिस्टिक वगैरह को अरेंज करना, ठीक है। एक सेकंड एडी होता है जिसका काम होता है हर चीज़ के बैकग्राउंड को देखना। हो सकता है कि आपको शूटिंग करनी है एक बर्फीले इलाके में, पर आप हो एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ लाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो? उस सिचुएशन में एक ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया जाता है दोस्तों, जिसे क्रोमा स्क्रीन भी बोलते हैं। ग्रीन स्क्रीन या फिर ब्लू स्क्रीन का यूज़ करके उन्हें जो है बैकग्राउंड को चेंज किया जा सकता है। तो ये सेकेंड एडी का काम है इन चीज़ों को संभालना, ठीक है। इसके साथ और भी कौन कौन से काम आ जाते हैं? डायलॉग्स को रिकॉर्ड करना, ठीक है। प्रोडक्शन का काम होता है, साउंड मिक्सर का काम होता है, बूम ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, आर्ट डेकोरेटर की ज़रूरत पड़ती है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, हेयर मेकअप प्रोफेशनल, आर्टिस्ट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ऑफिस स्टाफ और कम्युनिकेशन को जो है देखने का काम भी एक प्रोड्यूसर का ही होता है, और साथ में डायरेक्टर्स जो हैं उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है दोस्तों। कुल मिला के लाइट, कैमरा, एक्शन, जो साउंड का है वो चीज़ उन्हें ध्यान रखना है, और बैकग्राउंड कौन सा है वो सेकेंड एडी ध्यान रखते हैं। फर्स्ट एडी का काम होता है लॉजिस्टिक्स वगैरह को ध्यान रखना, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं। एक बार आप इन्हें जो है स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स के बेसिस पे अगर आप लिख लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी इस चीज़ को समझने में, ठीक है दोस्तों। अभी शूट के टाइम पे कॉल शीट चीज़ की चीज़ें होती हैं, कॉल शीट होता है, उसको जो है बनाया जाता है, डेवलप किया जाता है, और इसमें जो भी अगले दिन शूट होना है वो चीज़ इसमें जो है मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक कॉल शीट हो जाती है, इसमें रिपोर्टिंग टाइम वगैरह लिखी रहती है हर एक डिपार्टमेंट की, और इसमें कौन से डिपार्टमेंट को कब पहुंचना है ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती है। मेन चीज़ें होती हैं इसमें, एडवर्टाइजमेंट होता है, ड्रेस, मेकअप, प्रोफेशनल, सारे मतलब कौन कब आएगा उस चीज़ में पूरे दिन का मतलब शेड्यूल वगैरह लिखा रहता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन होता है कि एक बार अगर कैमरा रोल करना शुरू हो गया तो उससे पहले हर चीज़ रेडी होना चाहिए, क्योंकि कैमरा किसी के लिए वेट नहीं करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया। द एजम्पशन इज दैट वंस द कैमरा स्टार्ट्स रोलिंग एवरीवन मस्ट बी रेडी एज द कैमरा वेट्स फॉर नोबडी, ठीक है। एक सिंगल शूट को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में परफॉर्म हो सकता है कि शूट पसंद नहीं आया, या फिर कभी कभार साउंड से ही नहीं आया, तो फिर उसको क्या है 2 बार 3 बार भी उसकी शूटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे एक बार शूटिंग हो जाती है उसमें डायरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायरेक्टर जैसे ही अपना रोल ख़त्म करता है उसके बाद पूरे दिन की शूटिंग के बाद उसे लैब में भेजा जाता है, ठीक है। और उसे जो है एडिट करने के बाद उसे एक वीडियो टेप में उसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसे किसी प्रकार की अगर एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इसमें दिया जाता है, ठीक है। और प्रोड्यूसर इसे जो है एक बार देखते हैं कि आज की जो शूटिंग है उसका प्रोग्रेस कैसा है, क्योंकि एक दिन की शूटिंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट प्रोडक्शन पीरियड। पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है जो भी फुटेजेस अभी तक रिकॉर्ड की गई हैं उन्हें एडिट करना, एडिट करने के बाद उन्हें एक फाइनल फिल्म में जो है ट्रांसफ़र करना, एक ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है सर। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिसिटी के बारे में देखते हैं। कोई भी फिल्म आपने रिलीज़ कर दी है, रिलीज़ करने के बाद उसकी पब्लिसिटी, उसकी मार्केटिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, और यही काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिसिटी टीम का, जिसमें प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, करके एक बार देखना, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह की डाउट है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पक्का हमें पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे जितनी हो सके, ठीक है। एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। उसके बाद आता है रोल ऑफ स्टेट। स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में दोस्तों। सिनेमाटोग्राफी जो एक्ट है वो 1952 में सबसे पहले पास किया गया था। उसके बाद तरह तरह की चेंजेस जो हैं लाई गई थी, और जो लेटेस्ट अभी तक का चेंज है वो है 2013 का। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है, क्योंकि कोई भी फिल्म रिलीज़ होने से पहले उस पीरियड के दौरान, और किसी भी फिल्म को अगर प्रिजर्व करके रखना है, उसे बचा के रखना है नेक्स्ट या फिर मॉडिफिकेशन वगैरह के लिए, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों, ठीक है। और कोई भी फिल्म जब तक CBFC यानी
आपका फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड जो है, जब तक बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन बोलते हैं इन्हें, जब तक ये नहीं देखेंगे, जब तक इनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके तहत नहीं चलता है, तब तक कोई भी फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से गाइडलाइंस हैं जो CBFC देती है वो इसमें लिखे हुए हैं इस वाले बॉक्स में। आप एक बार इन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए दोस्तों, मैं उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा, इतना टफ है नहीं और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इसे कवर कर नहीं रहा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 7.4 जो है हमारा फिल्म मेकिंग स्टोरीज। तो दोस्तों इंडिया के अंदर बहुत सारी फिल्म्स जो है रिलीज़ हुई हैं, पर उनमें से कुछ कुछ मूवीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं। इसमें से 3 मूवीज़ हमारे बुक में दी गई हैं। पहला है हमारा मदर इंडिया जो रिलीज़ हुई है 1957 में, और ये महबूब खान की एक पुरानी पिक्चर है जिसका नाम है औरत, जो 1940 में रिलीज़ हुई थी, उसी का ये रीमेक है। हालांकि मदर इंडिया जो वर्ड है वो कैथरीन मायो साहब की एक बुक है, 1927 में रिलीज़ हुई थी। मदर इंडिया वहाँ से लिया गया है। 1934 में एक द मदर करके मूवी रिलीज हुई थी, चाइना की एक मूवी है जिसमें एक चाइनीज़ वुमेन को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनके हस्बैंड के मरने के बाद, उस चीज़ को इसमें जो है दिखाया जाता है। सिमिलरली मदर इंडिया जो है इसमें एक इंडिया की वुमेन है जिनका नाम है राधा। ये एक पुअर विलेज से पुअर फैमिली को बिलोंग करती थी और उनके हस्बैंड के मर जाने के बाद उन्होंने कैसे अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया उसके ऊपर है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि उनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद जो मनी लेंडर्स हैं, जो पैसे उधार देते हैं, उन्होंने कैसे इन्हें फंसाया था, अपने कर्ज में कैसे उन्हें परेशान किया था, कैसे एक्सप्लॉइट किया था, उस चीज़ के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो दोस्तों ये एक उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हिट मूवी रही है, बहुत ही एक एपिक फिल्म रही है उस टाइम पे, जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे। इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट साउंड डिज़ाइन, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी और भी बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं इसने जीते थे। इस मूवी ने एकेडमी अवार्ड के लिए इस मूवी को नॉमिनेट किया गया था, जो कि इंडिया की सबसे पहली मूवी थी जिसे एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। और इसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके ट्रैवल का सपोर्ट किया था एकेडमी अवार्ड्स में, क्योंकि इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट मूवी है हमारी शोले। तो शोले तो दोस्तों आप सभी ने देखी होगी, अगर नहीं भी देखी है तो फिर हो सके तो एक बार देख लो, काफ़ी अच्छी मूवी है, आपको उम्मीद है पसंद आएगा। और इसमें कुछ खास है नहीं, केवल मैं इसके फिल्म्स जो हैं एक बार बता देता हूँ जो इन्होंने अवार्ड जीते थे। तो फिल्म शोले ने काफ़ी सारे अवार्ड जीते थे, सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें से फिल्म फेयर अवार्ड। जनरली ये एडिटिंग के लिए जीता था। हालांकि CBFC ने उस टाइम पे जो मेकर थे, जो प्रोड्यूसर थे, उन्हें बताया था कि इस मूवी का जो क्लाइमैक्स है उसे चेंज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मुगले आजम, जो 1960 में रिलीज हुई थी, कि आसिफ सर के द्वारा ये रिलीज किया गया था। ये मूवी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हिट थी और इसका मेन था स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन में आपको इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैं बता देता हूँ। स्टोरी में क्या था दोस्तों कि अकबर जो महाराजा थे, तो उनका एक पुत्र था सलीम। तो सलीम को एक अनारकली नाम की एक महिला से प्यार हो जाता है, जो कि उनके ही कोर्ट में, उनके ही दरबार में एक डांसर थी। तो अकबर को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं था कि अनारकली से उन्हें मोहब्बत हो जाती है जो, तो इसकी वजह से वो अपने ही पुत्र से लड़ाई कर बैठते हैं और इसी के ऊपर पूरी मूवी जो है बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो कॉस्ट्यूम्स उन्होंने पहन रखे थे वो सूरत में बनाए गए थे और दिल्ली में उनको जो है स्टिच किया गया था। ठीक है, ज्वेलरीज हैदराबाद से आई थी, कोल्हापुर से आई थी, जो वेपन्स थे वो राजस्थान से आए थे, आगरा से जूते आए थे, 2000 ऊँट वगैरह जो इसमें वॉर में यूज़ किए गए थे, 4000 घोड़े, 8000 पता नहीं कितने सारे एक्चुअल सोल्जर्स जो हैं वो इंडियन आर्मी से लोन पे लिए गए थे दोस्तों। ठीक है, तो इसी मूवी को बाद में कलराइज किया गया, क्योंकि पहले जो मूवी थी वो ब्लैक एंड वाइट में रिकॉर्ड की गई थी, इसे रीस्टोर करके री रिलीज किया था 2009 में दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला जो मूवी है ये भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, खास करके इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी और उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हिट मूवी थी दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इसमें आप देख सकते हो। अगर आपको इसमें किसी तरह की डाउट आती है तो दोस्तों आप इसमें हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।